नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपकी वजह से आज मेरे फेसबुक पेज पर 3 लाख व्यू पूरे हो गए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी वजह से ही पूरा हो पाया है। बस अब एक टारगेट और रह गया है, पूरा रह गया है फॉलोवर्स का। तो जल्द से जल्द मेरे 5000 फॉलोवर्स और करवा दीजिए। अगर आपने पेज को फॉलो नहीं कर रखा है तो गोविंद गोपाल फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि उस पर भी हम अपडेट दे सकें। फेसबुक पर हम शॉर्ट्स में ज़्यादा अपडेट देंगे, लॉन्ग वीडियो हमारी यूट्यूब पर भी अच्छी आएंगी और फेसबुक पे भी आएंगी। तो चलिए, आज की जो मुख्य बातें हम वो आपको बता दें कि आज हम आपको वीडियो में 2 अपडेट देने जा रहे हैं। एक देने जा रहे हैं शिक्षा मित्रों को लेके और एक देने जा रहे हैं टेट एग्ज़ाम को लेके। शिक्षा मित्रों से जुड़ी जो अपडेट है वो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि शिक्षा मित्र इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, जो सुविधाएं शिक्षा मित्रों को दी जा रही हैं, उससे काफ़ी खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ अभी और रह गई, और जो शिक्षा मित्र संगठन है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन, उन्होंने एक मांग और रखी है माननीय मुख्यमंत्री से कि अगर आप इसको और पूरा कर दें तो आपकी योजना जो है वो पूर्ण रूप से फलीभूत होगी शिक्षा मित्रों के लिए। क्या है वो बात, वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 5 लाख का शिक्षा मित्रों को इलाज मिलेगा। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि मान लीजिए, भगवान न करे, इस इलाज के लिए कोई शिक्षा मित्र बीमार पड़ता है, किसी को कोई एक्सीडेंट होता है और उसको इलाज होता है इन 5 लाख रुपयों से जो कैशलेस योजना के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन वो विद्यालय से 15-20 दिन एब्सेंट रहेगा और हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा। अब उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने का, दवा का, इलाज का, दवाइयों सबका खर्चा सरकार देगी, लेकिन उधर विद्यालय में उसका मानदेय कटेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके पास मेडिकल लीव नहीं है, कोई भी ये चिकित्सीय अवकाश नहीं है। शिक्षकों के पास ये चिकित्सीय अवकाश होता है और उन्हें साल में 365 दिन चिकित्सीय अवकाश के लिए मिलते हैं। यही बात उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो प्रदेश महामंत्री हैं सुशील कुमार यादव जी, उन्होंने कही है कि शिक्षा मित्रों को यदि मेडिकल लीव दे दी जाए तो कम से कम आपकी इस योजना का पूर्ण लाभ शिक्षा मित्रों को मिल सकेगा। क्योंकि एक तरफ जहां उनके इलाज के लिए सरकार पैसा दे रही है, वहीं उनका मानदेय विद्यालय में कट जाएगा। तो फिर उनके पास फिर से जब वो घर पहुँचेंगे 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद, 2 महीने तक कोई इलाज होता है, तो घर की स्थिति कितनी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उस समय उनको फिर उसका मानदेय नहीं मिलेगा। 18 दूनी 36 मान के चलिए, 36,000 रुपये उसके तो मानदेय के कट जाएंगे। तो ये बात हो गई कि अब शिक्षा मित्रों को भी चिकित्सीय अवकाश मिलना चाहिए, मेडिकल लीव मिलनी चाहिए। साल में 365 दिन उनको मिलना चाहिए, ताकि कभी वो 4-5 दिन अगर बीमार भी पड़ते हैं तो उसकी छुट्टी का जो मानदेय जो कटता है वो ना कटे, उनसे वो बचाए। तो कई जब ये ऐसा नहीं कि हमेशा उस कैशलेस योजना का लाभ लेने के लिए मेडिकल लीव ली जाए। कुछ अगर छोटी मोटी बीमारी होती है, इसमें 6-7 दिन बीमार होते हैं, कम से कम उसका भी मानदेय ना कटे। इसलिए मेडिकल लीव बहुत ज़रूरी है शिक्षा मित्रों के लिए, और ये मांग रखी गई है। तो शिक्षा मित्रों के लिए मेडिकल लीव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस मेडिकल लीव का कितना मतलब इम्पोर्टेंस है इस योजना के पूरा करने के लिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगली खबर में हम आपको बताना चाहेंगे टेट एग्ज़ाम को लेके। जी हाँ, 2, 3, 4 को टेट एग्ज़ाम हो गया। कई शिक्षा मित्रों ने पेपर दिया होगा, शिक्षकों ने पेपर दिया और वो पास भी हुए होंगे, उनको पता होगा कि हम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कुछ अभी भी इस डर में होंगे कि शायद हम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बॉर्डर पे पास हो रहे हैं या नंबर काफ़ी कम रह गए। शिक्षा मित्रों ने भी पेपर दिया, उनको भी ये डर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पेपर में हम पास नहीं हो पाएंगे, तो अभी उनके पास एक मौका और है, वो है सीटेट का एग्ज़ाम। वो सितंबर में होने जा रहा है। भले ही उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की निकल गई है, 10 जून लास्ट डेट थी। अगर आपने उसका फॉर्म भरा होगा तो आप सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम दे सकेंगे। और जिन्होंने फॉर्म भरा है, सीटेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, सितंबर में पेपर देके एक बार में ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि यदि आप सीटेट की तैयारी सच्चे मन से और मेहनत और लगन के साथ करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों केवल पढ़ाई से ही काम नहीं चलेगा। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आया है सीटेट कंप्लीट गाइड बुक, प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर। जी हाँ, गाइड बुक में आपको पूरी थ्योरी के साथ एनसीईआरटी का संपूर्ण कवरेज मिलेगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे और हर विषय की गहरी समझ विकसित होगी।
प्रैक्टिस सेट्स में नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित नए और पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप वास्तविक परीक्षा जैसा अभ्यास कर सकें। इसके साथ ही सॉल्व पेपर में 2011 से 2026 तक आयोजित सभी सीटेट प्रश्न पत्रों के विस्तृत और सटीक समाधान दिए गए हैं, जिससे आप परीक्षा के स्तर, प्रश्नों के प्रकार और पैटर्न की अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य पहले ही प्रयास में सीटेट पास करना है तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सीटेट बुक्स के साथ अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें और सफलता को और मजबूत बनाएं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का कहना है कि सफलता पहले ही प्रयास में। और अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी बुक्स चाहिए तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो ये तो रही आपके सीटेट की तैयारी के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि यूपी टेट में जो ये डर रहे हैं कि हम बिल्कुल कोने पे पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके लिए हम एक आपको मौका बता दें कि नॉर्मलाइजेशन अब होने जा रहा है यूपी टेट में। यूपी टेट में नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि ये बात विज्ञप्ति में पहले ही तय हो चुकी थी। उसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर होंगे तो उन सभी पेपर्स को नॉर्मलाइज करना सामान्य बात हो जाएगी, ज़रूरी भी हो जाएगी, क्योंकि किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आएगा और किसी शिफ्ट में पेपर अगर इजी आता है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, हम आपको बता दें कि जब एक शिफ्ट में पेपर हार्ड बताते हैं बच्चे और उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, और दूसरा शिफ्ट में जो पेपर आता है वो बहुत इजी आता है, उसमें ज़्यादा नंबर ले आते हैं, ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। तो अब कैसे पता करेंगे कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा जो है इजी है? इसके लिए तकनीकी रूप से ये पता किया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही कहते हैं, इसको डाटाबेस पर आप पेपर को हार्ड और इजी बोलेंगे। वो ये चेक करते हैं कि औसतन प्रत्येक बच्चे का जो प्राप्तांक है वो कितना है, यानी किसी शिफ्ट में औसतन प्रत्येक बच्चे को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, किसी क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा गलत करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, कितनी संख्या में ज़्यादा है जो वो क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं, किसी प्रश्न को किसने सबसे ज़्यादा जवाब दिया है। तो ये सारे पैटर्न होंगे और इन सब चीज़ों का जब विश्लेषण करेगा कंप्यूटर, तब वो बताएगा कि ये पेपर हार्ड था और ये पेपर सॉफ्ट था। अब दोनों के रेशियो में जितना अंतर होगा उसको बैलेंस करने के लिए जो हार्ड पेपर है उसमें नंबर बढ़ाए जाएंगे और जो इजी पेपर है उसमें नंबर कम किए जा सकते हैं। जी हाँ, कम किए जा सकते हैं। तो यदि आप 90 पे पास हो रहे हैं और आपका वो शिफ्ट जो है सरल वाला है तो आपके नंबर कम किए जा सकते हैं और आप वहाँ फेल हो सकते हैं। इसलिए अभी फेल और पास की बात हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद होता है। उन सब का कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है, फिर डाटा देता है और आपको बताएगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन में अब आपके नंबर इतने हैं। तो वेट करना होगा ऑफिशियल आंसर की का, तभी पता चल पाएगा। फिलहाल आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।